नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल, यहाँ तक कि एसएससी रेलवे में जितने भी पूछे गए सवाल हैं वो सारे के सारे आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मतलब पिछले जितने भी सालों में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो ये शुरू करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे और इससे अगर आप कुछ सीख रहे हों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। लाइक का बटन वहाँ पे दिया हुआ है जो कि थंब ऊपर में है। और अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें और घंटा बजाना ना भूलें, ताकि जो भी हम लोग अपना नया वीडियो डालें, नया अपडेट डालें, डेली बेसिस पे जो जीके जीएस के जो नोट्स डालते हैं वो अगर आपको मिलता रहे तो उसके लिए प्लीज़ दोस्तों घंटा ज़रूर बजा दें सब्सक्राइब करने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत। तीसरा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। ये इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपको, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? पहला ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और चौथा ऑप्शन है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। दूसरा है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तीसरा है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। और डी ऑप्शन है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों, तीसरे का आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं की आवंटित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। पहला ऑप्शन है भारतीय प्रांत। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है बंगाल। और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3 और 4, यानी कि बंगाल और पंजाब। ठीक है, यानी बंगाल और पंजाब में जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, 1973 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। दूसरा है विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। तीसरा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। और चौथा ऑप्शन है विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, दूसरा है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861, तीसरा है ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय संविधान 1950। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। यानी कि ये जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 था, इसी के ठीक अगले साल यानी कि 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का निर्माण हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि ए नंबर। सेम क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गवर्नर जनरल का जो पद है, जो 1773 का जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग अधिनियम, उसी में पहली बार ये बना था। और ये किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, हेस्टिंग को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया अधिनियम जो आया था वो भारतीय में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी जो सभी मामले थे उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? पहला है ऑप्शन वुड्स का डिस्पैच 1854, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1813, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1853 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, ये पहली बार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी कौन से एक्ट के द्वारा? पहला ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा और चौथा ऑप्शन है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया? पहला ऑप्शन है 1813 का अधिनियम, दूसरा है 1833 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1853 का अधिनियम
और चौथा ऑप्शन है 1861 का अधिनियम। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1833 का अधिनियम जो था उसमें भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला ऑप्शन है सन 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सन 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। तीसरा ऑप्शन है सन 1909 के अधिनियम द्वारा। और चौथा ऑप्शन है सन 1919 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और ये किसे बनाया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। और चौथा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला सवाल है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? पहला है 1833 के अधिनियम द्वारा। दूसरा 1831 के अधिनियम द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 1861 के अधिनियम द्वारा। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक के कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। दूसरा है चार्टर एक्ट 1853। तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दूसरा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट 1919। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा था कौन सा अधिनियम द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। दूसरा ऑप्शन है प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है?
पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है महारानी की घोषणा 1858। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र महारानी की घोषणा यानी कि 1858 में को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? ठीक है, पहला है 1773 के अधिनियम द्वारा, दूसरा है 1853 के अधिनियम द्वारा, तीसरा है 1858 के अधिनियम द्वारा और चौथा ऑप्शन है 1861 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा। यानी कि कंपनी रूल के बाद यहाँ पे ये क्राउन रूल आ गया था। ठीक है, इसी के बाद हम लोग इसको बोलते हैं क्राउन रूल। 1858 के बाद जो हो गया हमारा वो क्राउन रूल हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कथन है और उसके कुछ तत्व हैं। तो पहला कथन है, कथन ए है, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया। ये हमारा कथन है। तो ये बिल्कुल ही सही है ये बात कि इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और कारण इसका कह रहा है आर जो है वो है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषद मनोनीत करती थी। तो नहीं, ये बिल्कुल ही हमारा ये गलत है। ठीक है, यानी आर हमारा जो है वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ए जो है वो बिल्कुल हमारा सही है बात है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए सही किंतु आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो इसी अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं जो है पहली बार प्रारंभ हुई थी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम ने जो था भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। ठीक है, यानी कि 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई। पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, दूसरा चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, उसका सी ऑप्शन सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसमें कि निर्वाचन का सिद्धांत, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उत्तरदायी शासन। ठीक है, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रांतीय स्वायत्ता और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में द्वैत शासन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892
जो कि था निर्वाचन का सिद्धांत। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई? पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, बी ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, सी ऑप्शन है परिषदों के आकार का विस्तार, डी ऑप्शन है स्वराज का विचार। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिषदों के आकार का विस्तार। ठीक है, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1862। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्राविधान किया? तो पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया। पहला ऑप्शन है 1861 के अधिनियम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 1892 के अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन है 1919 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सेम था। तो दोस्तों इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट करना है दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद पर का सृजन किया गया। पहला ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, सी ऑप्शन है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और डी ऑप्शन है 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? पहला है न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता,
सी ऑप्शन है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? पहला है 1961 का एक्ट, दूसरा है 1917 एक्ट, तीसरा है 1919 का एक्ट, और चौथा ऑप्शन है 1915 का एक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 का जो एक्ट था इसने द्विसदनीय विधायिका इसी में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पे, दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अधिनियम पे, तीसरा ऑप्शन है रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड के अधिनियम पे, और चौथा है नेहरू रिपोर्ट के पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर ये आधारित था 1919 का अधिनियम। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? पहला ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और डी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्विशासन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषय में विभाजित किए गए थे। उसके बाद सी ऑप्शन है राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था, और डी ऑप्शन है राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। ये आपको जो हो जाएगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है द्विशासन के बारे में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है? पहला है प्रांतों में परिषदों के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे, दूसरा है उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है या थी? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये विशेषता थी। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो नहीं ये बिल्कुल भी ये गलत है। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों इसमें हमारा ये 1 और 3 ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, यानी कि केवल 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या कह रहा है? प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए वह क्या था? तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? पहला है प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, दूसरा है प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति, सी ऑप्शन है शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण और डी ऑप्शन है केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। ठीक है, तो यही इसकी प्रमुख अनुशंसा थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों द्वैध शासन जो है वो आपको कब लाया गया था? तो ये 1919 में लाया गया था। ठीक है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला है सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संतुष्टि की थी? पहला ऑप्शन है मूडीमैन समिति, दूसरा है सप्रू समिति, तीसरा है साइमन आयोग और चौथा है बटलर आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको साइमन आयोग। ठीक है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। पहला है प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, दूसरा है स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, सी है ए और बी दोनों सही है और डी है उपरोक्त सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? पहला 1909 के अधिनियम द्वारा, दूसरा 1919 के अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन 1935 के अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन 1947 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा है 1918। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1918 के में इसका जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार का जो अधिनियम है वो प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1861 का एक्ट, दूसरा है 1935 का, तीसरा 1919 का और चौथा है 1909 का। तो दोस्तों वाजिब बात है, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो प्रकाशन हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था, तो उसके बाद 1919 ईस्वी में ही इस एक्ट को
क्या किया गया, तो लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमको बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से। पहला है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, दूसरा है मार्ले घोषणा के नाम से, तीसरा है मिंटो घोषणा के नाम से, और चौथा है चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 के सुधारों की जो घोषणा है वो जानी जाती है आपको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से ये जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपको इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। पहला है पूना पैक्ट में, दूसरा सप्रू रिपोर्ट से, तीसरा है नेहरू रिपोर्ट से, और चौथा है जिन्ना के 14 सूत्रों से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। पहला है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, दूसरा है द्विसदनीय विधानमंडल, तीसरा है प्रांतीय स्वायत्ता, और चौथा है एक अखिल भारतीय संघ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। यानी कि 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में तो था ही, साथ साथ राज्यों में भी द्वैध शासन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी यानी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण है। पहला ऑप्शन है प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था। तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है, प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थे, बिल्कुल भी थे, सही बात है। गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता था। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हमारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, और सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह क्या है। पहला है ऑप्शन इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी,
दूसरा है प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दूसरा है यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था। और डी ऑप्शन है इसको प्रारंभिक अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रीवी काउंसिल के में अपील की जा सकती थी, यानी ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कौन से अधिनियम के द्वारा? पहला 1909 के अधिनियम द्वारा, दूसरा 1919 के अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन 1935 के अधिनियम द्वारा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जो द्वैध शासन की जो प्रणाली है वो 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ठीक है, पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा हुआ है। चलिए तो ये भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सेम सवाल है, तो कब हुई थी? इससे पहले भी हम लोग देखा नहीं कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी? तो पहला है 1909 में, दूसरा है 1919 में, सी है 1947 में, और डी है 1935 में। दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? द्वैध शासन को कब लागू करने की व्यवस्था की गई थी? तो सन 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1935 में। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? पहला है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1892, सी ऑप्शन है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ है, संघीय व्यवस्था जो आरंभ की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 हम सब जानते हैं 1935 में ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही द्वैध शासन की जो प्रणाली है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों किस तरह से घुमाकर क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो संघ व्यवस्था का जो प्रस्तावित किया गया था 1935 में, इससे पहले भी हम लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा उसमें। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, दूसरा अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो हम लोग सब जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अगला प्रश्न है हमारा लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं, वह क्या है? तो पहला है पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद को बनाए रखना,
सी ऑप्शन है अखिल भारतीय संघ और डी ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अखिल भारतीय संघ जो है, ये जो लक्षण है वो 1935 के अधिनियम का तो है, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो दोस्तों इसका जो आपको ऑप्शन दिया हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ती ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद डी ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही ये जो एक्ट आया था, इसके फलस्वरूप भारत जो है वो बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी कौन से अधिनियम के द्वारा? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी ऑप्शन है भारत संविधान 1950 के द्वारा और डी ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वो समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायिनी शक्तियों का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था। तो वो कौन कौन सा? पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं है, ये कुछ आपको लाइनें दी गई हैं, इसमें से हमें चुनना है। पहला लाइन है, यदि तीनों विषय सूचियों से संबंधित किसी मामले में कोई अतिव्याप्ति हो तो दोनों में केंद्रीय विधायिका को अधिमानता प्रदान की जाएगी। अधिमानता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा, तो देखते हैं इसका, तो ये है पहला नंबर आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्र विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य विधि से ऊपर मानी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, दोनों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र विधायिका में निहित होंगी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अभी भी वैसा नहीं है कि दोनों में अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र विधायिका में ही निहित थीं और अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि 1 और 2 हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 67 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा, और उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1935 के जो द्वारा है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच का जो किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको किस में मिलेगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उल्लिखित। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, पहला है ऑप्शन 1935 का अधिनियम, दूसरा है 1932 का अधिनियम, सी है 1936 का अधिनियम और डी ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 के ही अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? पहला है देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी ऑप्शन है एक संघ की योजना पर विचार, और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्य का समावाचित किया जाना, मतलब नॉमिनेट किया जाना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, ये इसका स्वीकार 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला है प्रांतीय स्वशासन, उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन, उसके बाद राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, और डी है ऑप्शन अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्जित क्षेत्रों का प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये और ये, यानी कि 1 2 3 4 ये जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित थे, यानी कि 1 2 3 4 सारे के सारे इसमें आपके जो हैं वो सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? पहला है संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसलरों से मिलकर बनती है, दूसरा ऑप्शन है संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती है, सी ऑप्शन है 12 गवर्नर अधीन प्रांत एवं 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत होते हैं थे, और डी ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के केवल निम्न सदन से मिलकर बनती थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, पहला है ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे क्या कहा था? तो इसे कहा था दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी कौन से एक्ट के तहत? तो पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत, दूसरा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑर्डर 1947 के उपबंधों के तहत, सी ऑप्शन द इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1947 के उपबंधों के तहत, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत ये काम कर रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे कथन दिया हुआ है आपको। पहला कथन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, दूसरा आर कारण बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तो दोस्तों इसमें जो आपका हो जाएगा दोनों का दोनों बात सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया
और दूसरा जो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है वो ए का कारण नहीं है, मतलब वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, मगर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहला ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित की गई, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों में निहित की गई, सी ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई, और डी ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। पहला ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, दूसरा है प्रांतीय विधान मंडल को, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, और डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम में उल्लिखित क्या था। पहला है प्रांतीय स्वायत्ता, दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, और डी ऑप्शन है ए बी और सी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों के तीनों इस अधिनियम में उल्लिखित थे। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी ए और बी और सी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश, ठीक है, कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था। पहला ऑप्शन है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, दूसरा 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, सी ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ, और डी ऑप्शन है 1900। तो इसमें दोस्तों इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका मैं जवाब आपको बताता हूँ कि आपको 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ, 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ। ठीक है, बाई मिस्टेकली इसमें ऑप्शन आया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है किस संवैधानिक अधिनियम के में प्रस्तावना नहीं था। पहला है 1919 का अधिनियम, दूसरा है 1861 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, और डी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना जो था वो नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। तो दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा 11 गवर्नर्स के प्रांत और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर जो है वो ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता था। पहला ऑप्शन है प्रिवी काउंसिल, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है संघीय न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघीय न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? पहला है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत को स्वतंत्रता मिली, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, दूसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो पहला ऑप्शन है जनवरी 1947 में, बी ऑप्शन है जून 1947 में, सी ऑप्शन है जुलाई 1947 में और डी ऑप्शन है अगस्त 1947 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, अपनी संसद में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ कब? तो अभी इससे पहले तो हम लोगों ने देख लिया था कि जुलाई 1947 में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग डेट जानेंगे कि डेट कौन सा था। पहला है 4 जुलाई, दूसरा है 10 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 18 जुलाई और डी ऑप्शन है 14 जुलाई। तो दोस्तों जो एग्जैक्ट डेट था वो है हमारा 18 जुलाई 1947 को जो है वो क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? तो पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे, दूसरा है भारत सम्राट शब्द शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, सी ऑप्शन है भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे, डी ऑप्शन है देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपको लॉर्ड कर्जन और दूसरा चौथा है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, पहला है माउंटबेटन, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग,
सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में के वृहद होने के कारण क्या है। पहला ऑप्शन है इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। दूसरा है इसमें विस्तृत प्रकाशकीय प्रावधान है। सी ऑप्शन है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और डी ऑप्शन है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये इसलिए वृहद हो है क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? 92 नंबर है अगला सवाल हमारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है जुलाई 1946 में। बी ऑप्शन है अगस्त 1946 में। उसके बाद सी ऑप्शन है सितंबर 1946 में। और डी ऑप्शन है अक्टूबर 1946 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको अंतरिम जो सरकार है उसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? ठीक है, पहला है मद्रास, दूसरा है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, बाकी तीनों स्टेट में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए तो सूचियों को देखते हैं हम लोग। सूची क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या रहेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपको लॉर्ड मिंटो, यानी कि ये आपको ए नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए नंबर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूँ मैं। हाँ, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा यहाँ पे लॉर्ड मिंटो यहाँ पे आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुआ था? तो यहाँ पे आपको प्रांतीय स्वायत्ता आ जाएगी, प्रांतीय स्वायत्ता की, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा आपको बी नंबर। उसके बाद लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता जो हुआ था ये आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको सी नंबर। और भारतीय शासन अधिनियम 1919 में द्वि शासन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर ये। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 3421। ठीक है, 3421। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 3421। 3421 कौन सा है? चलिए नहीं दिया हुआ इसमें, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैच द फॉलोइंग था, तो हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पहला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, दूसरा है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय ने और डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? पहला 1949 में, दूसरा 1950 में, सी है 1952 में और डी है 1953 में। तो दोस्तों पहला जो आम चुनाव हुआ था वो आपको 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर भी आपको क्या किया है, यहाँ पे आपको सूची दिया हुआ है, सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला ए में दिया हुआ है भारतीय शासन अधिनियम। तो भारतीय शासन अधिनियम तो ये आपको 1935 का, ये सामने सामने बिल्कुल सही है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ए का ये तो बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, यानी कि इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद दूसरे का चलिए क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था वो 1942, यानी 1942 में, ये बिल्कुल सही है, ये बी वाला यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कहा गया है किसको, तो ये कहा गया है दोस्तों 1940 में ये हुआ था, ठीक है। 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको वेवल योजना। वेवल योजना जो हो गया वो हो गया आपको 1945 में हुआ था दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 4 2 3 ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसमें है भारतीय संविधान के यहाँ पे कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो कथन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांतों को अधिनियमित करने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने प्रशासनिक ब्यूरो की बातों के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 का अनुसरण किया। तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। चलिए आर को देखते हैं हम लोग। आर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के रचयिताओं को भय था कि उस समय देश में विद्यमान स्थितियों में यदि संविधान में प्रशासन के रूप को भी स्पष्ट नहीं किया गया तो संविधान में उलट पलट हो सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, यानी कि आर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए हमारा गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी कि डी, बिल्कुल यहाँ पे ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अभी ये नज़र आ रहा है अच्छे से सबको। चलिए पहला ऑप्शन है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 इधर दिए हुए हैं और इधर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें चुनना कितना है, 4 ही चुनना है। तो द्विशासन पद्धति, द्विशासन वाली जो पद्धति थी वो हमारा कब हुई थी, तो द्विशासन वाली पद्धति जो हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में, देने के यहाँ पे मैं इसे ए यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके संघवाद, अब आते हैं संघवाद पे। तो संघवाद वाला जो चीज़ है वो आपको कब आया था, तो ये आपको 1935 में आया था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ हमारा ये बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल यानी कम्युनल इलेक्टोरेट्स की प्रस्तावना जो थी वो हमारा मार्ले मिंटो मार्ले सुधार से हुई थी, यानी कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी, यानी ये 5वां नंबर जो हमारा सी के लिए सही है। उसका गवर्नर जनरल के पद की रचना, मतलब ये कब हुई थी, तो ये हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल सही है हमारा, यानी 1 नंबर ये हमारा डी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और 1892 का ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी कि 2451, 2451। तो देखते हैं 2451 कहाँ पर है, 2451 ऑप्शन नंबर ए में ही है, हमारा मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आया हुआ है और इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है।
और 4 इधर दिए हुए हैं। तो चलिए पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रांतीय स्वायत्ताओं का आरंभ, यानी कि आपको हो जाएगा हाँ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ, ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब नज़र आ रहा है, अब सारा का सारा ऑप्शन आ गया करीब करीब। हाँ चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये हमारा 3 नंबर में आ जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1909 में मुसलमानों एवं अन्य लोगों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बी। उसके भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ, तो उसमें हमारा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण हुआ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 3541। तो देखते हैं 3541 कहीं पर है क्या, 354, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, पहला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है पिट्स भारत अधिनियम, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार, तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो कह रहा है इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाइए। तो दोस्तों पहले जो हुआ था वो हुआ था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवानी अधिकार, ये हमारा हो जाएगा पहले नंबर पे, ये हमारा पहला नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों जब दीवानी अधिकार हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया हमारा, ठीक है, ये 3 नंबर। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आया, पिट्स भारत अधिनियम आया, ये नहीं, ये नंबर हो जाएगा हमारा 4 नंबर, यानी कि 2431 ये हमारा सही क्रम है, 2431 यानी सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। पहला ऑप्शन है इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इस वजह से। दूसरा, इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी घटित हुई थी, इस वजह से। तीसरा, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इस वजह से। चौथा ऑप्शन है इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, इसलिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इस वजह से 26 जनवरी को ही दिन चुना गया था गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज़ पर। तो पहला है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण का, सी ऑप्शन है देश के विभाजन का, और डी है सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा देश के विभाजन का, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी वो यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया, कौन सा। भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और
डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी माउंटबेटन की जो योजना थी, परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, और इसी समय माउंटबेटन योजना हुई थी। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक की पुस्तक लिखी थी? पहला है पॉल ब्रॉस ने, दूसरा मॉरिस जोन्स ने, तीसरा ऑप्शन है सुशीला कौशिक ने, और चौथा ऑप्शन है आइवर जॉनिंग्स ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉल ब्रॉस ने। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। इन्होंने ही पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक की पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग वाला है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसमें भी आपको कितने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों ये जो था 1892 का, ये क्या था इसमें, चलिए देखते हैं हम लोग। अगला, हाँ, तो 1892 में क्या था, तो 1892 में आपको था इसमें व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था दोस्तों, यानी कि ये तीसरा नंबर जो होगा ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, तो उसमें हुआ था दोस्तों ये आपको चौथा नंबर ऑप्शन है प्रांतीय क्या व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, यानी कि ये आपको हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा आपको बी, यानी 4 नंबर वो हो जाएगा आपको बी के लिए। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था दोस्तों, तो इसमें हुआ था आपको सदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी कि ये हमारा सी हो जाएगा। और 1935 में हमारा केंद्र में द्वैध शासन लगा था। ठीक है, यानी कि ये डी, यानी कि 3412 ये हमारा सही क्रम है। 3412 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। पहला है भारतीय 1892 का तो 1892 में क्या हुआ था, तो चुनाव की व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, उसके बाद भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान हुआ था, यानी कि ये हमारा बी के लिए हो जाएगा। उसके बाद 1919 के लिए जो है वो हमारा हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी कि ये हमारा सी हो जाएगा। और 1935 के तहत में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करना, यानी कि ये हमारा डी हो जाएगा। यानी कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है भारत का अच्छा कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो दोस्तों कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल सही है बात, भारत का संविधान देश की जितनी भी आवश्यकता उसकी पूर्ति करता है, सही बात है। आर में क्या कह रहा है, कारण इसका क्या, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो हाँ बिल्कुल ये गृहीत संविधान है, लेकिन मतलब आर जो है दोनों सही तो हैं, ए और आर दोनों सही हैं, मगर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तो चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो आज टोटल हम लोगों ने 108 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और ये हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये वीडियो था।
अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और आप इससे कुछ सीखे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के हम लोग जितने भी वीडियोस आपको डालें, ठीक है, वो सारे के सारे आपको मिलते रहें और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, घंटा बजाना ना भूलें, घंटा बजाएंगे तभी आपको जितने भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर कोई इसमें आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ से कमेंट कर दें हमें, ठीक है। बाकी धन्यवाद दोस्तों।